नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर अहम समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें, बैठक में प्रदेश में बढ़ रही वन अग्नि की घटनाओं और मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और वहीं नैनीताल से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोक भवन गोल्फ कोर्स में 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड ने टी ऑफ कर प्रतियोगिता की शुरुआत की है। 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश विदेश के कुल 179 गोल्फर विभिन्न श्रेणियों में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का टूर्नामेंट पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्मृति को समर्पित किया गया है। राज्यपाल ने ये कहा है कि आयोजन केवल खेल नहीं बल्कि उत्तराखंड की खेल क्षमता और पर्यावरण संभावनाओं का भी प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा की भावना को युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी बताया है। 81 वर्षीय प्रतिभागी से लेकर 7 वर्षीय बालिका तक की भागीदारी इस आयोजन की खासियत रही। साथ ही इस अवसर पर गोल्फ कोर्स पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया है। और अगली बड़ी खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां सरोवर नगरी स्थित डीएसपी कैंपस में कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने हिमालय संग्रहालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संग्रहालय में संरक्षित ऐतिहासिक धरोहरों, प्राचीन उपकरणों, पारंपरिक आभूषणों और संगीत वाद्य यंत्रों का अवलोकन भी किया है। उन्होंने शोध कर रहे छात्र छात्राओं से बातचीत कर उन्हें अध्ययन और शोध से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। दीपक रावत ने यह कहा है कि निरंतर अध्ययन और गहन विश्लेषण से ही शोध कार्य में नई दिशा मिलती है। साथ ही उन्होंने संग्रहालय के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि चिन्हित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अब आपको ये बता दें कि इस मौके पर संग्रहालय प्रभारी समेत कई प्रोफेसर और छात्र भी मौजूद रहे। देखिए, डीएसपी कॉलेज के परिसर में ये हिमालय संग्रहालय है, जिसमें कि बहुत ही मैं समझता हूँ कि दुर्लभ भी हैं, हिस्टोरिकली रिच स्पेसिमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। चाहे स्कल्पचर की कैटेगरी में हैं, कॉइन्स की कैटेगरी में है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे पुराने बर्तन हैं, ज्वेलरी है, इनफैक्ट कुछ रेयर फोटोग्राफ्स के कलेक्शंस भी हैं। और अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी इसमें जो और भी हमारी तमाम जगहों पे इस तरह के स्पेसिमेंट्स स्कैटर्ड हैं, हिस्टोरिकल स्पेसिमेंट्स, कत्यूर कालीन हो, चंदकालीन हो, उनको प्रयास करके यहाँ पे ला रही है। और उस सबको देखते हुए ये जो वर्तमान में स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है ये कम है और डिस्प्ले इतना अच्छे से इसको नहीं हो पा रहा है, तो इसमें और जमीन की आवश्यकता है। वही मैं देखने यहाँ पे आया था और इनको किस तरह से मदद कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, इसको देखने भी आया था। सेकेंडली, जब इस तरह के चीजों को हम लाइव देखते हैं तो जो रिसर्च करना चाहते हैं उनको अच्छी प्रेरणा भी मिलती है, प्रेरित होते हैं, अच्छे आइडियाज आते हैं किस तरह की टॉपिक्स पे रिसर्च की जाए। तो इसका और ये पब्लिसाइज और पॉपुलर हो और जो लोग नैनीताल आते हैं वो इसको भी विजिट करने आए, समझ जाओ। और वहीं लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। खानपुर विधानसभा सीट एक बार फिर नेताओं के बयानबाजी के चलते चर्चा में आई। सिडकुल और स्थानीय विकास के मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खानपुर से टिकट के दावेदार जितेंद्र चौधरी ने मौजूदा जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि वे जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और हवाबाजी की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। चौधरी ने सिडकुल के नाम पर जनता को गुमराह करने और रोजगार के झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने खानपुर विधायक उमेश कुमार को भाजपा समर्थित बताया। उन्होंने युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई है। खानपुर विधानसभा में हवाबाजी की बातें ज्यादा करने का काम किया जा रहा है। आप ये समझिए, विधायक जी की बातों को इसलिए सीरियस लिया जाता, वो भाजपा के कांग्रेस के सारे टिकट वो बता रहे हैं जिले के वो बांटेंगे और किसका क्या तय होगा, और खुद अपने आप दर दर वो घूम रहे हैं कि जी मेरा टिकट हो जाए। कुछ चीजें जब समय आएगा वो सार्वजनिक भी किया जाएगा। जिन जिन नेताओं के पास जाके उन्होंने गुहार लगाई कि मैं इतनी सीटें जिता दूंगा कांग्रेस को, मुझे टिकट दे दो और ये दे दो, वो सब बातें जो है बचकाना बातें हैं। कांग्रेस
बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का जनाधार पूरे देश में है और कांग्रेस में कोई आदमी आरा गारा नत्थू खारा कहीं से आगे कह दे कि मैं कांग्रेस के टिकट भी मैं ही कराऊंगा, तो मैं नहीं समझता। इस तरह की बातें फिजूल की बातें। और अगली खबर लक्सर से है, जहां मॉनसून से पहले नगर पालिका प्रशासन ने बाढ़ से बचाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। शहर में स्थित बड़े नाले की सफाई का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नगर पालिका अध्यक्ष संजीव कुमार के निर्देश पर पोकलैंड मशीनों की मदद से नाले की तली झाड़ सफाई की जा रही है। नाला लंबे समय से गाद और कचरे से अटा पड़ा था, जिसके चलते बरसात में पानी कॉलोनियों और खेतों में भर जाने की समस्या बनी रहती थी। इस बार समय रहते सफाई होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वार्ड 11 के प्रतिनिधि विकास खटाना भी मौके पर मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष ने भी ये बताया कि इस बार मई में ही काम शुरू कर दिया गया है और नाले को उसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बाढ़ को से बचने के लिए पिछली बार भी हमने काफी प्रयास किए थे और इस बार भी हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं। जितने भी नाले हैं उनकी सफाई का काम चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी नाला एक मेन नाला है। जैसे लाइन से इधर का जो हिस्सा है, अगर कितना भी पानी आता है तो वो इसी नाले की सफाई हो जाएगी, तो पानी मतलब रुकने में कोई दिक्कत नहीं हो, पानी निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी काम में देख रहे हैं पोकलैंड लगी हुई है और ये नाला काफी हद तक साफ किया जा चुका है। लाइन से उधर मिल वाली साइड में जो दूसरा नाला बड़े वाला नाला जो है, उसकी सफाई काम भी यहाँ के बाद किया जाएगा। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि यदि पहली बात तो प्रभु से प्रार्थना है कि बाढ़ नहीं आए, लेकिन यदि सब ईश्वर की चीजें हैं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो पानी निकलने में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। हमारा यही प्रयास है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR को लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों, ERO और AERO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की है। बैठक में जनपदों की तैयारियों, प्रशिक्षण और बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA की तैनाती को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में BLA की नियुक्ति पूरी नहीं हुई है, वहां राजनीतिक दलों के साथ तुरंत बैठक कर प्रक्रिया पूरी कराई जाए। साथ ही नियुक्त BLA को प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए गए हैं। और वहीं हरिद्वार में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में टीम ने सुभाष घाट, कुशावत घाट, दीनदयाल पार्किंग, दिल्ली नेशनल हाईवे और रावली महदूद क्षेत्र में ढाबों, कैंटीन, होटल और डेयरियों का भी निरीक्षण किया है। अभियान के दौरान 10 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई है और 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल प्रयोगशाला जांच के लिए भी भेजे गए हैं। निरीक्षण में गंदगी, बासी खाद्य पदार्थों का उपयोग, बिना लाइसेंस कारोबार और नियमों के उल्लंघन मिलने पर 9 प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। टीम ने मौके पर 4 किलो बदबूदार पनीर और 12 किलो खुले मसाले भी नष्ट कराए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश है कि चारधाम यात्रा गर्मी के सीजन को देखते हुए जो खाद्य सामग्री है उसे खराब होने की आशंका से अधिक रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम लगातार होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और निर्माण इकाइयों में निरीक्षण कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य हम लोग ने कई जगह सैंपल भी लिए हैं और जो अनहाइजीनिक कंडीशन में जो निर्माण कर रहे हैं अपने खाद्य सामग्री का, और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किए हैं और कई लोगों के मुकदमे भी हमने माननीय न्यायालय न्यायाधीश अधिकारी यानी एडीएम न्यायालय में दायर भी किए हैं। और वहीं उत्तराखंड में बढ़ती ईंधन और परिवहन लागत का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में करीब 10% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासतौर पर सब्जियों, दूध और दालों के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बाजार में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी होने से आमजन का घरेलू बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। व्यापारियों का भी ये कहना है कि परिवहन खर्च बढ़ने का सीधा असर खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। तो वहीं आम लोग लगातार बढ़ती महंगाई से राहत की मांग करते नजर आ रहे हैं। सर, फलों पे रेट बढ़े हैं, जैसे कीवी हो गई, नारियल पानी हो गया, इधर तेल भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ चुके हैं, तो इन चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ रहा है फलों पे। और कीवी जो है पहले 100 रुपये की 4 होती थी, अब कीवी जो है जब से ईरान में लड़ाई हुई है अब से 50 रुपये पीस, 60 रुपये पीस चल रहा है, इसलिए उस पर भी कीवी पे और चीज़ों फलों पर भी असर पड़ा है। मंडी में तो तेज़ है, यहाँ भी जब मंडी में तेज़ होगी तो यहाँ भी होगी, ये तो जायज़ ही है।
सेव में भी बढ़ोतरी हुई है। आम इसके हाँ अंतर देखने को मिला। पहले आम मंडी में 60 रुपया आ रहा था, आज 90 रुपया का आया है। मतलब कि 20-30 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, प्रत्येक फल में, सेव में, अंगूर में और ये अनार वगैरह में, सब में बढ़ोतरी हुई है। पर असर ये पड़ा कि सर पहले दही हम 100 रुपये किलो बेचते थे, आदमी आधा किलो 50 के लिए जाता था, अभी भी वो 50 की, तो कारोबार तो डाउन होता जा रहा है। वजह क्या है कि ईंधन बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, कमर्शियल हम यूज़ करते हैं दुकान पे, हमारे को कमर्शियल यूज़ करने की वो है, तो हम कमर्शियल यूज़ करते हैं, तो कमर्शियल के रेट बढ़ गए और मिल भी नहीं रहा। अगर मिल रहा होता तो हम फिर भी काम कर लेते हैं, लेकिन अब कमर्शियल भी हमें बहुत महंगा मिल रहा है, वो भी हमें ब्लैक पे ही मिल रहा है, कोई हमें कमर्शियल नहीं मिल रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले बागेश्वर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक प्रेरणादायी पहल सामने आई है, जहां पुलिस अधीक्षक बागेश्वर आईपीएस जितेंद्र मेहरा ने जिले वासियों और पुलिसकर्मियों से प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की अपील की है। इस अभिनव अभियान का उद्देश्य ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। बागेश्वर पुलिस की ये पहल अब सामाजिक सहभागिता का रूप लेती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि अगर सप्ताह में एक दिन भी लोग निजी वाहनों का उपयोग सीमित कर दे तो इससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में ये पहल अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 23 मई से बागेश्वर में प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे मनाया जा रहा है, जिसमें आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कम से कम व्हीकल का यूज़ करें या व्हीकल का यूज़ ना करें और अल्टरनेट व्हीकल जैसे साइकिल है, इन सब का यूज़ कर सकते हैं एवं पैदल भी चल सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी हो और बागेश्वर भी प्रदूषण मुक्त और जाम मुक्त रहे। धन्यवाद। उत्तराखंड के लिए गर्व का पल है, जहां राज्य की जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण पर बनी डॉक्यूमेंट्री को अब ग्लोबल पहचान मिली है। उत्तराखंड में किंग कोबरा की मौजूदगी और उसके संरक्षण पर आधारित डॉक्यूमेंट्री द डिवाइन मदर का चयन जर्मनी में होने वाली ग्रीन स्क्रीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्री 9 से 13 सितंबर तक आयोजित फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये राज्य की समृद्ध वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण प्रयासों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाला क्षण है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिसकी लॉन्चिंग यहाँ पर हमने राजभवन में की थी, आज उस किंग कोबरा पे बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को जर्मनी में होने वाली इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए उसका चयन किया गया। ये निश्चित रूप से अनूप शाह जी, पार्थ शर्मा और अजय सूरी जी के द्वारा ये बनाई गई थी, जिसमें वन विभाग का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा है। और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी और हमारे डॉक्यूमेंटेशन को भी आज पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। और किंग कोबरा जो कि इको फ्रेंडली एक है, जो अकेला ऐसा अपनी स्पीशीज में जो अपना नेस्ट भी खुद बनाता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरे सांपों को खाने का काम करता है, तो एक किस्म से इसको किंग कोबरा को फार्मर फ्रेंडली भी माना जाता है। जहां देहरादून से ये बड़ी खबर है, दून पुलिस ने चोरी की घटना का महज 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। दून पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। और वहीं देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने जीवनगढ़ क्षेत्र में यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि युवक सड़क पर हुड़दंग मचाकर लोगों को परेशान कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया। दून पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब आपको ये बता दें कि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है।
और वहीं देहरादून में एसएसपी के नेतृत्व में दून पुलिस सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पुलिस लगातार अपराधियों के हर पैतरे को नाकाम करते हुए मोबाइल चोरी की अलग अलग घटनाओं का खुलासा भी कर रही है। तो इसी कड़ी में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त नशे का आदी है और अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ हरिद्वार में भी चोरी का मामला दर्ज है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य घटनाओं की जानकारी भी जुटा रही है। और वहीं राजधानी देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने हरभजवाला और शिमला बाईपास क्षेत्र में बिना स्वीकृति बनाए जा रहे कई व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया है। MDDA की टीम ने हरभजवाला क्षेत्र में अशरफ अली द्वारा बनाई जा रही करीब 6 दुकानों को सील किया, तो वहीं शिमला बाईपास रोड स्थित तैलपुर चौक के पास आभास कुबेर चांद द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए जा रहे लगभग 9 कमरों के निर्माण पर भी कार्रवाई की गई है। जांच में दोनों निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र और अनुमति के पाए गए हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार निर्माणकर्ताओं को पहले नोटिस जारी कर जवाब देने का अवसर दिया गया था। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जनपद के गुप्तकाशी क्षेत्र में गुरुवार को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा फेमिक्स यानी कि फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और रेस्क्यू व्यवस्थाओं का परीक्षण करना रहा। सेना नायक एसडीआरएफ श्री अपर्ण यदुवंशी के निर्देश पर उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम मुख्यालय सोनप्रयाग से गुप्तकाशी पहुंची। संयुक्त टीम ने ट्रांस भारत हेलीपैड और शिप्सन हेलीपैड का सेफ्टी ऑडिट किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं, आपातकालीन संसाधनों और संभावित रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों का गहन निरीक्षण किया गया है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के गणेशपुर देहरादून सेक्शन पर ढलान स्थिरीकरण कार्य को लेकर 22 मई से ट्रैफिक डायवर्जन योजना लागू की जाएगी। ये व्यवस्था 8 जून 2026 तक प्रभावित रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। भारत माला परियोजना के तहत बन रहे इस 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के कुछ हिस्सों में पहाड़ों की कटिंग की गई है। ऐसे में पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए पहले से स्टोन कैचर लगाए गए हैं। अब हाईवे को और सुरक्षित बनाने के लिए ढलानों की स्क्रेलिंग और अतिरिक्त मलबा हटाने का कार्य भी किया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड में प्रचंड गर्मी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। राजधानी देहरादून का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जबकि मैदानी जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है, तो वहीं पर्वतीय जिलों में बारिश, गर्जन और तेज हवाओं का अनुमान है। हालांकि राज्य के बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने की ही संभावना है। रुड़की से इस समय की ये बड़ी खबर है, जहां भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और सूरज की तपिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। रुड़की में गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण अब इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर आने और उल्टी जैसी शिकायतों के साथ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने और पर्याप्त मात्रा में पानी व तरल पदार्थ लेने की भी अपील की है। स्वास्थ्य विभाग भी हालत पर नजर बनाए हुए है। हाँ, गर्मी बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है, मरीजों की संख्या बढ़ी है और कई मरीज जिनको लू लगा है, इस तरह के मरीज आ रहे हैं, तो उनको सलाह ये दी जाती है कि वे खूब पानी पिएं, ठंडे स्थानों में रहें, गर्मी से बचें, फुल बाजू के कपड़े पहनें और बाज़ार में जो भी फल उपलब्ध है उनमें फलों में ताज़े फल खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, पानी का इस्तेमाल खूब करें। और अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 24 मई 2026 को आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा
जिले के 32 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 12,545 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफल संचालन के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के मिश्रा ने IRDT ऑडिटोरियम में सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और वहीं हरिद्वार के झबरेड़ी खुर्द गांव में शुक्रवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बहुउद्देशीय शिविर के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से जमकर मारपीट भी हुई है। घटना के दौरान पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल और उनकी पत्नी रजंती माला भी मौके पर मौजूद रही। बता दें कि वायरल वीडियो में देशराज कर्णवाल हाथ में ईंट लिए नजर आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित भी किया है। दोनों पक्षों को थाने लाया गया और मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। और इसी के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।